है ना। सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर स्टार्ट करना था आज। इसमें बेसिकली आप लोग को पढ़ना है नर्व इम्पल्स कंडक्शन और फिर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस यानी सिनेप्स पढ़ना है ना। जो बातें आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं इस चैप्टर में। मैंने बोला है हर चैप्टर में वो चीज जरूर पढ़ाऊंगा जो आपको थोड़ा दिक्कत करता है, थोड़ा परेशान करता है ना। तो चलिए, तो इस चैप्टर को बिल्कुल अपन देखें। बेसिकली अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो क्या है वहां से समझते हैं। तो देखो, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, है ना। इसमें कुछ बातें ऐड करनी है तो मैं ऐड कर देता हूं। देखो कैसे, जैसे आपके सामने मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूं जो एनसीईआरटी का है, दिख रहा होगा सभी को, है ना। हाँ जी, तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो जैसे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की मेन बात करेंगे तो सबसे मेन जो होता है, तीन स्ट्रक्चर हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो जैसे आपको ये एक पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज डेंड्राइट्स, दिख रहा है डेंड्राइट्स, है ना। फिर सेल बॉडी, एक्चुअली सेल बॉडी का एक्सटेंशन है डेंड्राइट्स। और इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, एक्सॉन। तो बाकी पूरा जो नीचे स्ट्रक्चर है ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सॉन। तो ये आपको आना चाहिए, है ना। ठीक है। अब सेल बॉडी को अपन और क्या क्या कह सकते हैं। तो देखिए, कई सारे लोग अलग अलग नाम देते हैं। आप सेल बॉडी को सोमा कह सकते हैं, है ना। सेल बॉडी को क्या लिखेंगे, आप चाहो तो मेरे साथ लिखते जाओ, अच्छा रहेगा, है ना। या आप अपनी एनसीईआरटी में इसको ऐड कर सकते हो, ठीक रहेगा। तो सोमा, कई लोग इसे पेरी कैरियन भी कहते हैं, कई लोग इसे साइटोन कहते हैं। तो साइटोन कह दो, पेरी कैरियन कह दो, पेरी कैरियन। फोर नेम हो गए, सोमा, सेल बॉडी, साइटोन और पेरी कैरियन, है ना। ठीक है। अच्छा, तो इस सेल बॉडी में क्या है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। कौन सा सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सेंट्रियोल। तो सब जानते हैं इसमें सेंट्रियोल नहीं होता, और सेंट्रियोल की वजह से न्यूरॉन्स में बर्थ के बाद सेल डिवीजन नहीं होता। तो लिख लेना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल सेल डिवीजन कैन नॉट अकर इन न्यूरॉन्स आफ्टर बर्थ। नोट कर लीजिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ centriole cell division cannot occur in neurons after birth. Okay. What is the number of neurons in your body? आपको पता है क्या? तो नंबर लिखो जल्दी से, 100 बिलियन, 100 बिलियन न्यूरॉन्स है अपनी बॉडी में। और इन 100 बिलियन में से 98% कहां पर है, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो टोटल कितने न्यूरॉन्स हैं, 100 बिलियन। 100 बिलियन में 98% यानी 98 बिलियन कहां पर है, बिलियन। ठीक है। तो 98 बिलियन कहां पर है, ध्यान रहेगा अपने को, सीएनएस में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है यानी सीएनएस बनता है। परफेक्ट। ओके। इसके अलावा इसमें आपको निसल्स ग्रेन्यूल दिख रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, निसल्स ग्रेन्यूल्स, है ना। निसल्स ग्रेन्यूल्स, निसल्स बॉडीज कहते हैं। मैं इसको ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, निसल्स ग्रेन्यूल्स या निसल्स बॉडी। इन्हें एक और नाम देते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स को, पता है। मैं इधर एरो करके लिख रहा हूं, निसल्स ग्रेन्यूल को कहते हैं ट्रिग्वाइड ग्रेन्यूल्स। और क्या कह सकते हैं बच्चों, ट्रिग्वाइड ग्रेन्यूल्स। नोट कर लिए, अच्छे से कर लीजिए। निसल्स ग्रेन्यूल्स को और क्या कहते हैं, ट्रिग्वाइड ग्रेन्यूल्स, है ना। अब अगर आपसे पूछें कि निसल्स ग्रेन्यूल्स या ट्रिग्वाइड ग्रेन्यूल्स किस किस चीज से मिलकर के बने हैं, तो इसमें से मेन चीज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। क्या नोट करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, है ना। ये मेनली क्या फॉर्म करते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स।
ठीक है, बाकी इसमें मैसेंजर आरएनए भी आ जाता है। तो ये किस लिए बनते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल, यहाँ पर क्यों होते हैं, है ना? तो अच्छे से नोट कर लो कि नेसल्स ग्रेन्यूल होते हैं बेटा, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। तो वो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए, ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ऑफ कोर्स ये बात समझ में आती है सबको? परफेक्ट, है ना? तो किसके लिए है? फॉर, नोट कर लीजिए अच्छे से, प्रोटीन सिंथेसिस। एक बार एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एक्सॉन को किसी प्रोटीन की जरूरत है, तो उसे कहां से मिलेगा? तो उसमें आंसर लगा साइटोन। अब आप समझ गए साइटोन क्यों लगा? क्योंकि नेसल्स ग्रेन्यूल साइटोन में है, नेसल्स ग्रेन्यूल एक्सॉन में नहीं है। ये साइटोन में है, ये टीलोडेंड्रिया में है। क्या दिख रहे हैं टीलोडेंड्रिया में? हाँ जी। तो कहां पर है? साइटोन एंड टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया कह रहा हूं, सॉरी, डेंड्राइट्स। साइटोन एंड डेंड्राइट्स में, बट दे आर absent in axon. So Nisser's granules are present in cyton and dendrites, cytons and dendrites, but they are absent in axon. भूलना नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ओके। चलिए, डेंड्राइट्स में तो कुछ ज्यादा बताना नहीं है, क्योंकि डेंड्राइट्स बेसिकली क्या करते हैं, ये तो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं ना, बाहर से कोई सिग्नल आएगा तो ऐसे रिसेप्टर जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? डेंड्राइट्स में होते हैं। तो ये सिग्नल लेकर के कहां पर जाएंगे? उस स्टिमुलस को सेल बॉडी की तरफ, साइटोन की तरफ, और साइटोन से फिर वो सिग्नल किस में जाएगा? एक्सॉन में। तो जो साइटोन की तरफ सिग्नल लाएंगे वो सेंट्रीपिटल होंगे, ऑफ कोर्स। उसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल सिग्नलिंग होगी, यानी टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। तो सेंट्रीपिटल कंडक्शन किसमें होगा? ठीक है, सेंट्रीपिटल कंडक्शन किसमें होगा? डेंड्राइट्स में। क्लियर हो गया? सेंट्रीपिटल कंडक्शन, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हो इसमें? तो सबको ये क्रिस्टल क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना? तो सेंट्रीपिटल कंडक्शन किसमें होगा? मैंने ये बात आपको बता दी। फाइन। अब सेंट्रीपिटल कंडक्शन इसमें हुआ। अब सेल बॉडी में आ गया सिग्नल, और सिग्नल फिर एक्सॉन में जाएगा, है ना? तो जो एक्सॉन है, अब एक्सॉन की बॉडी का स्ट्रक्चर देखो। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सॉन की, ओके? तो एक्सॉन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा जिसे कहते हैं, उसे हम एक्सोलेमा कह देंगे, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। एक्सोलेमा समझ में आई आपको क्या है? एक्सॉन की लेयर, है ना? तो ये जो लेयर है, इसको मैंने क्या बोल दिया? ऐसे यहां पर लिख दिया एक्सोलेमा, AXOLEMMA, एक्सोलेमा। इट इज नथिंग, इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। और साइटोन से एक्सॉन जहां पर निकल रहा है, इस पॉइंट को ऐसे, इसे कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। तो एक्सॉन हिलॉक, HILLOCK, यानी जहां से निकल रहा है बेटा, उसे क्या कहेंगे? एक्सॉन हिलॉक। क्या ये क्लियर हुआ क्या आपको? एक्सॉन हिलॉक क्या होता है? हेलो, इज इट क्लियर नाउ? यस प्यारे बच्चों, सो व्हाट इज एक्सॉन हिलॉक? ठीक रहेगा? अब आपको समझ में आ गया एक्सॉन हिलॉक? अच्छा, एक्सॉन हिलॉक में भी नेसल्स ग्रेन्यूल नहीं है, मतलब नेसल्स ग्रेन्यूल डेंड्राइट्स में है, सेल बॉडी और साइटोन में है, एक्सॉन हिलॉक में भी नहीं है। ठीक है,
तो मैं अगली बात कर रहा हूँ, एक्सॉन हिलॉक पे भी नहीं है, इसे भूलना नहीं है ना? अब ये जो इसमें साइटोप्लाज्म है, जो एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म है उसे क्या कह देंगे? एक्सोप्लाज्म। तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। भाई एक्सॉन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है फिल्ड, उसे कहेंगे एक्सोप्लाज्म। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो इस एक्सोप्लाज्म में मेनली क्या रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, है ना? और कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स रहते हैं। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। ओके। ये जो एक्सॉन हिलॉक है, जहां से सिग्नल आएगा एक्सॉन की तरफ, इसीलिए एक्सॉन हिलॉक को हम ट्रिगर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? ट्रिगर जोन। क्योंकि देखो, जो स्टिमुलस है वो स्लोली कंडक्ट होगा किसमें? सेल बॉडी में। लेकिन जब वो स्टिमुलस आएगा एक्सॉन हिलॉक में तो एकदम तेजी से कंडक्शन स्टार्ट होगा, ट्रिगर जोन कहेंगे इसे, है ना? तो वो जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो एकदम से ट्रिगर्ड हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ओके, ठीक है। फिर अपन नीचे आते जाएंगे, नीचे नीचे आते जाएंगे तो आपको साइनेप्टिक नॉब दिखेगा। एक्सॉन टर्मिनल जब है ना, उसमें आपको साइनेप्टिक नॉब्स दिखेंगे। तो साइनेप्टिक नॉब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? है ना? ये एक्सॉन टर्मिनल, ये टीलोडेंड्रिया जो है, तो ये नेक्स्ट वाली न्यूरॉन से या फिर मसल से, या जहां पर भी सिग्नल देना होता है, या तो न्यूरॉन को या मसल को, उससे ये साइनेप्स करेंगे। तो मान लो आगे ये न्यूरॉन है या मसल है, जो भी है, उससे साइनेप्स करेंगे, उसको सिग्नल ट्रांसफर करेंगे। कौन? साइनेप्टिक नॉब से ट्रांसफर होगा। ठीक है। टीलोडेंड्रिया में क्या होता है कि अगर हम पूरे एक्सॉन के कंपैरिजन में देखेंगे तो हाईएस्ट माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। टीलोडेंड्रिया में क्या होते हैं बच्चे? हाईएस्ट माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार जो एस्टाइल कोलिन वगैरह है ना, वो ब्रेक होके अंदर आएगा। थोड़ा सा आगे जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो जब वो बार बार ब्रेक होकर के अंदर आएगा, तो उसे रीसिंथेसाइज करना पड़ेगा एस्टाइल कोलिन को। तो एस्टाइल कोलिन को रीसिंथेसाइज करने वाला एंजाइम यहीं पर है, और जब रीसिंथेसाइज करेंगे किसी चीज को तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ज्यादा होंगे। अब समझ में आया क्या? ठीक है। टीलोडेंड्रिया बेटा टर्मिनल एंड है, रोशाली, बिल्कुल आखिरी में, है ना? तो यहाँ पर टीलोडेंड्रिया में मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये लिखो पहले तो। और यहाँ पर एस्टाइल कोलिन रीसिंथेसिस होती है। कैसे होती है मैं आपको फटाफट लिख रहा हूं, देखो, एसिटेट प्लस कोलिन, ध्यान दो, एसिटेट प्लस कोलिन, तो यहां पर बनेगा एसिटाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन। तो एस्टाइल कोलिन बनाने के लिए एंजाइम कौन सा होगा? उसे कहते हैं एस्टाइल कोलिन ट्रांसफिरेज। एस्टाइल कोलिन ट्रांसफिरेज एंजाइम। अब आ गया समझ में? तो एसिटेट और कोलिन मिलकर के एस्टाइल कोलिन बनाते हैं टीलोडेंड्रिया में। इसके लिए इनको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है एस्टाइल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इसमें दिक्कत हो तो बताओ मुझे कुछ भी। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, फटाफट नोट कर सकते हो। हाँ, फटाफट नोट करो जल्दी से।
मेरी बात क्या आपको सबको समझ में आ गई है? यस और नो? ठीक है, तो मैं इसे हटा दूं? आप लोग बोलेंगे तो मैं इसे हटा दूंगा। डन। मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल किधर होगा बोलो? सेंट्रीफ्यूगल किधर होगा बोलो जल्दी से? अरे नहीं यार, सेंट्रीफ्यूगल किस में होगा? फ्लो, कंडक्शन। एक्सॉन में। इतनी देर बाद कुछ लोगों ने आंसर दिया है, एक्सॉन में। समझ में आया दोस्तों? बस बस मजा आ गया, यही चाहिए था मुझे। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। अरे कह रही क्यों? क्या बच्चे हो भाई? अरे इधर से इधर आएगा डेंड्राइट से साइटोन की तरफ, और साइटोन से बेटा ले जाएंगे ना, जब ले जाएंगे तो बाहर की तरफ ले जाएंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल, बिकॉज impulse travels away from the cell body. Is it clear बच्चे? ऋतु? Yes, travels from the cell body. गड़बड़ नहीं करना है। हाँ हाँ, यस यशराज, यही सही बात थी। तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया आपको। अभी इसमें मुझे माइलिन शीथ बतानी है, तो मैं बाकी ये सब क्लियर करता हूं, फिर माइलिन शीथ और बता देता हूं आपको, ठीक है? चलिए मैंने क्लियर कर दिया, अब ध्यान से सुनो। अब ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर आपको श्वान सेल्स दिख रही हैं, एक्सॉन टर्मिनल में दिख रही हैं क्या? श्वान सेल्स। तो जब श्वान सेल्स जो होती हैं, वो क्या होती हैं, कैसे क्या बनाती हैं, है ना? सबको पता है कि श्वान सेल्स माइलिन शीथ बनाती हैं, है ना? हाँ। तो जो श्वान सेल्स हैं माइलिन शीथ बनाती हैं, तो माइलिन शीथ जो इन्होंने सिक्रीट की है, ये लिखिए, बनी है माइलिन शीथ। आपको क्लियर हो रहा है कि अंदर की तरफ? तो ये माइलिन शीथ चारों तरफ से उसको कवर्ड करते हैं, और माइलिन शीथ जब चारों तरफ से कवर्ड करते हैं तो बनी किसकी होती है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। मैं लिखवा दूं, ये फॉस्फोलिपिड स्फिंगोमाइलिन की बनी है। तो लिखो, माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। मैंने बच्चों याद करो, आपको लिपिड में बताया था बायोमोलिक्यूल में, फॉस्फोलिपिड्स स्फिंगोमाइलिन। फॉस्फोलिपिड स्फिंगोमाइलिन की बनी है। इज इट क्लियर और नॉट? फॉस्फोलिपिड स्फिंगोमाइलिन, माइलिन शीथ। हाँ, इसीलिए ऐसे न्यूरॉन को क्या कहते हैं अपन, जिनमें माइलिन शीथ होती है, उन्हें माइलिनेटेड या मेडुलेटेड न्यूरॉन्स कह देते हैं। मेडुलेटेड भी नोट किया जाता है, तो मेडुलेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स नोट करो अच्छे से, मेडुलेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है? हाँ। तो जहां पर भी मेडुलेटेड या माइलिनेटेड न्यूरॉन होगी, वहां पर पहले आपको एक बहुत अच्छे से एक चीज समझनी है कि व्हाट इज न्यूरीलेमा। मैं ऊपर लिख रहा हूं न्यूरीलेमा, आप लोग अगर आंसर करेंगे
और करेक्ट आंसर आया तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। देखो मेरा दिल कितने लोग खुश करते हैं, बोलो। न्यूरीलेमा इज व्हाट? व्हाट इज न्यूरीलेमा? आई एम आस्किंग। क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, बोलिए। अरे यार क्या आंसर कर रहे हो भाई आप लोग? यस, कुछ लोगों ने सही दिया है। बेटा जो श्वान सेल है ना, सुनो, सुन लो सब लोग ध्यान से। श्वान सेल्स ने कवर कर रखा है, तो जितनी भी श्वान सेल्स हैं जिन्होंने कवर कर रखा है पूरे एक्सॉन को, मान लो 1000 है, आपको इसमें डायग्राम में केवल 5 दिख रही है ना? जितनी भी हैं, 5 है, 10 है, 500 है, 5000 है, ये सब मिलाकर के जो शीथ बना रही, जो लेयर बना रही, उसी को हम न्यूरीलेमा कहते हैं। तो न्यूरीलेमा इज व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ श्वान सेल्स, इट इज द कवरिंग ऑफ एक्सॉन। फटाफट नोट करो बच्चे, क्योंकि इसी कंफ्यूजन की वजह से अपने को पहले फंक्शन आगे समझ नहीं आता कि साल्टेटरी कंडक्शन कैसे होता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? चलो, तो न्यूरीलेमा बेसिकली क्या होती है? शीथ ऑफ श्वान सेल्स। भूलेंगे तो नहीं? चलो ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको। अब इसमें बीच बीच में नोड ऑफ रेनवियर है। तो नोड ऑफ रेनवियर एग्जैक्टली क्या होता है बेटा? माइलिन शीथ जो है वो थोड़ी सी बीच बीच में, भाई एक सेल और दूसरी सेल, बेटा न्यूरीलेमा क्या है? पूरी श्वान सेल को मिला के कहते हैं। और माइलिन शीथ क्या है? जो श्वान सेल्स ने सिक्रीट की है। जैसे मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं आपको, सुनो ध्यान से। ये एक्सॉन है, समझ में आया? इस एक्सॉन में ये है माइलिन शीथ जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, माइलिन शीथ। और मैं जो ब्लू से बना रहा हूं ये है सेल। अब क्या आपको समझ में आ गया सब कुछ? तो न्यूरीलेमा क्या है? पूरी श्वान सेल को मिला के कहते हैं, जबकि माइलिन शीथ जो मैंने ग्रीन से बनाई केवल वो है। तो जब हम नेक्स्ट आगे आगे इस न्यूरॉन को लेके जाएंगे, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये फिर से एक श्वान सेल बनेगी ऐसे। तो श्वान सेल में देखोगे आप, तो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से फ्यूज हो रही है। लेकिन जब ये सिक्रीशन होगा माइलिन शीथ का, तो ये तो इसके अंदर ही होगा, इस जगह पर। तो क्या आपको एक ऐसा स्पेस दिखा जिसमें न्यूरीलेमा है लेकिन माइलिन शीथ नहीं है? क्या दिखा क्या ऐसा स्पेस? तो इस स्पेस को क्या कहेंगे? नोड ऑफ रेनवियर। जो उन्होंने डायग्राम में बताया ही है, मैंने तो आपको समझाने के लिए नोड ऑफ रेनवियर को ऐसे बता दिया। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या नोड ऑफ रेनवियर? तो यहाँ पर क्या एब्सेंट है नोड ऑफ रेनवियर में? माइलिन शीथ एब्सेंट है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस इन नोड ऑफ रेनवियर। Myelin sheath is discontinuous in node of Ranvier. Am I clear? Right. नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है? अरे भाई, ये एक इंसुलेटर जैसा काम करती है। तो लिखो माइलिन शीथ एक्ट एज एन इंसुलेटर। माइलिन शीथ एक्ट एज एन इंसुलेटर, प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, लिखो माइलिन शीथ एक्ट एज एन इंसुलेटर। My dear friends, myelin sheath acts as an insulator. नोट किया? Myelin sheath acts as an insulator. इससे फायदा क्या होता है पता है? जंपिंग एक्शन करते हुए क्या है, न्यूरॉन जाती है, तो सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, तो फास्ट कंडक्शन प्रोवाइड करती है। तो फटाफट लिखो कि myelin sheath provide
सॉल्टेटरी कंडक्शन, मैं ब्लू से लिख रहा हूं बच्चे, सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन, myelin sheath provide saltatory conduction, am I right? Myelin sheath provides saltatory conduction, ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया बच्चे, सबको समझ में आ गया कि myelin sheath provides saltatory conduction, that is jumping, that is fast conduction, पता है, faster conduction। तो ये अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड के कंपैरिजन में काफी फास्ट होता है। ओके, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स हैं बेटा, नोड ऑफ रेनवियर में प्रेजेंट नहीं होती है, जरूरी है ना पार्थ, नहीं तो फिर इंपल्स बनेगी नहीं। तो जो नोड ऑफ रेनवियर है ना, वो नोड ऑफ रेनवियर में ही तो इंपल्स बनती है। तभी तो देखो, एक जंप करते हुए मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ग्रीन से, एक जंप यहां पर किया नोड ऑफ रेनवियर में, फिर अगला जंप यहां पर, फिर यहां, ऐसे जंप करते हुए इंपल्स बढ़ी ना, ऐसे 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 जंप करते हुए, तभी तो इसको बोल रहे हैं ना सॉल्टेटरी, मतलब जंपिंग। तो नोड ऑफ रेनवियर में ही तो आयन का एक्सचेंज होगा, जो कि आज आप पढ़ने वाले हो। और जब वहां पर आयनिक एक्सचेंज होगा, तभी तो वहां पर क्या होगा बच्चे? क्या समझ में आ गया क्या सबको? ठीक है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, मैं बस यही समझाना चाहता था कि पहले ये स्ट्रक्चरल पार्ट अपना क्लियर हो जाए, तो फिर हमें इंपल्स कंडक्शन वगैरह ढंग से समझ में आएगा। अच्छा, एक और छोटा सा मासूम सा सवाल है मेरा, ठीक है? हाँ, बताइए, माइलिनेटेड जो नर्व न्यूरॉन्स हैं, वो तो माइलिन शीथ बनाती है, और नॉन माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीथ नहीं है। क्या माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल सिक्रीट करती है या कोई और सिक्रीट करता है? माइलिन शीथ इज सिक्रेटेड बाय, बस अब आंसर करिए, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोलो। अरे श्वान सेल नहीं करती, वहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती हैं। लिख लो, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, श्वान सेल्स आर absent in brain and spinal cord, schwann cells are absent in brain and spinal cord, schwann cells are absent। हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बताते समय बताया था आपको, पता नहीं आप कैसे भूल रहे हो। And here the myelin sheath is synthesized by myelin sheath is joint synthesized by पक्का क्रिस्टल क्लियर हो गया है सबको? हाँ, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, मैं कितने बार बताऊं आपको, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, गड़बड़ नहीं करना, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो कि एक न्यूरोग्लिया है। In CNS, myelin sheath is synthesized by oligodendrocytes, which is a neuroglia. ध्यान रखो अच्छे से प्यारे बच्चों, which is a neuroglia। ठीक है, ओके। अच्छा बताओ, क्या ब्रेन में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं?
देखो सीएनएस में माइलिन शीथ को बनाया ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाया श्वान सेल्स ने, है ना? एक बार चाहो तो ये भी लिख लो कि श्वान सेल्स सिंथेसाइज्ड myelin sheath only in peripheral nervous system. Schwann cells synthesize myelin sheath only in peripheral nervous system. Schwann cells synthesize myelin sheath only in peripheral nervous system. Schwann cells synthesize myelin sheath only in peripheral nervous system. Schwann cells synthesize myelin sheath only in peripheral nervous system. इसे गड़बड़ नहीं करना, पीएनएस में ही है केवल। अब एक जो मैंने अच्छा पॉइंट बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट सिंथेसाइज करेंगी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल सिंथेसाइज करेंगी। अब नॉन माइलिनेटेड सेल है कोई, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। तो नॉन माइलिनेटेड सेल्स में मतलब नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स हैं वो सीएनएस में है या पीएनएस में है? तो आपका आंसर रहेगा दोनों में है, लेकिन उनका नंबर कम है। हाँ देखिए, ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दे दिया। लिखो पहले तो, non-myelinated neurons are very less in number. Non-myelinated neurons are very less in number, but they are found in CNS as well as PNS both. But they are found in CNS as well as PNS both. Non-myelinated neurons are very less in number, but they are found in CNS as well as PNS both. है ना? CNS as well as PNS both. क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? माइलिनेटेड किसमें, सीएनएस या पीएनएस में? तो भी आंसर आएगा बोथ। भाई माइलिनेटेड तो ज्यादा ही है, वो भी सीएनएस में भी है और पीएनएस में भी है ना? चलिए, अब काफी बातें अपनी क्लियर हुई हैं कि सीएनएस क्या है, पीएनएस में क्या है ना? क्योंकि ये जब बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आगे चीजें आती नहीं है, इसलिए मैंने कहा पहले ये सारा क्लियर कर दूं तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है? अब इसे मैं हटा रहा हूं। जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है जल्दी से ले लो। बेटा वहां पर पार्थ श्वान सेल्स होती नहीं तो सिक्रीट कैसे करेंगी? वहां पर न्यूरोग्लिया सेल्स होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, है ना? सेल्स ही एब्सेंट है तो कैसे करेंगी? जैसे आपसे कहा जाए कि पार्थ आईटीजे में सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो क्या आंसर रहेगा पार्थ का कि आईटीजे में क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ? हम्म, बोलो पार्थ। हाँ, उसने एग्जाम ही नहीं दिया। यस, ऐसे ही। ठीक है, चलो अब मैं हटा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत मजा आता है मुझको तुम लोगों को पढ़ाने में। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लगते हो मुझे, सच में। मतलब बहुत मजा आता है तुमको पढ़ाने में, थोड़ी थोड़ी मस्ती भी चलती रहती है। इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू। खैर, हम्म, चलो, अब अगली बात मैं कहता हूं कि कुछ टर्म्स हैं, जैसे ग्रे मैटर क्या है, व्हाइट मैटर क्या है ना? न्यूक्लियाई क्या है, गैंग्लिया क्या है ना? थैंक यू बेटा तश्मिया। तो ये सब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा पहले टर्मिनोलॉजी में समझा दूं, है ना? फिर आपको क्लियर होगा।
चलिए, यस, थैंक यू बेटा श्री। तो मैंने कहा कि न्यूक्लियाई क्या है या ग्रे मैटर क्या है, तो देखो पहले पहले सुनो ध्यान से। न्यूक्लियाई जैसे टर्म आ जाए, न्यूक्लियाई, है ना? तो न्यूक्लियाई क्या है? देखो जैसे ये साइटॉन है और एक्सॉन है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, साइटॉन्स और एक्सॉन्स, ये है साइटॉन्स और एक्सॉन्स। तो साइटॉन का जो ग्रुप है उसे हम न्यूक्लियाई कह देंगे जब वो कहां पर है, सीएनएस में है। लेकिन हम साइटॉन के इसी ग्रुप को क्या कहेंगे, गैंग्लिया। गैंग्लिया जब वो कहां पर है, पीएनएस में है। कहां पर, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में है। तो फटाफट लिख लो, ग्रुप ऑफ साइटॉन्स इज टर्म्ड एज न्यूक्लियाई इन सीएनएस एंड गैंग्लिया इन पीएनएस। ग्रुप ऑफ साइटॉन्स इज टर्म्ड एज, क्योंकि एक न्यूरॉन तो होती नहीं हो, तो बिलियंस में न्यूरॉन्स हैं, तो क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ साइटॉन्स इन सीएनएस टर्म्ड एज, बोलो, group of cytons in CNS termed as nuclei, group of cytons in PNS termed as ganglia। बहुत बढ़िया भाई, है ना, गैंग्लिया, परफेक्ट बच्चों। अब दूसरी बात बताता हूं, ये जो एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन्स का भी ग्रुप बनेगा। तो जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन होगा उसे हम कहेंगे ट्रैक्ट, जब वो सीएनएस में होगा। और इसी को हम कहेंगे नर्व। सुनते हैं ना, नर्व, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, तो ये तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। तो आई थिंक अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको कि ट्रैक्ट और नर्व क्या है। तो फटाफट नोट करें कि ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स और नर्व फाइबर्स, एक्सॉन को नर्व फाइबर भी कहते हैं, जानते हैं ना आप लोग। तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स और नर्व फाइबर्स, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स स्लैश करके नर्व फाइबर्स, group of axons slash nerve fibers is termed as tract in CNS and nerve in PNS. Tract in CNS and nerve in PNS. Tract in CNS and nerve in PNS. मुझे लगता है मैंने सारी बातें समझा दी आपको सीएनएस पीएनएस में, ट्रैक्ट और नर्व समझने में। अब एक चीज समझो, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है तो उनमें जो माइलिन शीथ होता है ना, वो व्हाइट होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन में। तो अगर कहीं पर एक्सॉन्स का जो ग्रुप होगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा व्हाइट मैटर, क्योंकि माइलिन शीथ है तो माइलिन शीथ व्हाइट होती है। और जो साइटोन का ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा, साइटोन का ग्रुप क्या बनाएगा, ग्रे मैटर। क्लियर है बच्चों, GRAY, ग्रे मैटर। तो ये भी नोट कर सकते हो, ग्रुप ऑफ साइटॉन्स फॉर्म्ड ग्रे मैटर, ब्राउन कलर का होगा, सॉरी ग्रे कलर का होगा, एंड ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स फॉर्म व्हाइट मैटर। ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स फॉर्म व्हाइट मैटर। तो कहीं पर हम कहते हैं यार ब्रेन में कि यहाँ पर ग्रे मैटर है, यहाँ पर व्हाइट मैटर है, ऐसा बोलते हैं ना।
हाँ जी, तो वो अब आपको हमेशा के लिए क्लियर रहेगा कि ये ग्रे मैटर कहाँ पर है, ये व्हाइट मैटर कहाँ पर है। तो साइटॉन्स का ग्रुप हो जाएगा ग्रे मैटर, फिर से कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ओके। और व्हाइट मैटर क्या हो जाएगा, एक्सॉन्स का ग्रुप, क्योंकि वहां पर माइलिन शीथ होती है। लॉजिकली आपको आना चाहिए बच्चे, क्या होती है, माइलिन शीथ होती है, इसलिए गड़बड़ नहीं करना। मैंने कहा ना माइलिन शीथ होती है, इस वजह से वो ऐसा है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो अब आप बताओ कि ग्रे मैटर बाहर हो और व्हाइट मैटर अंदर हो, ऐसा कहां कहां पर होता है ना? जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर ग्रे मैटर बाहर है और व्हाइट, पूरे ब्रेन में नहीं होता बेटा, ब्रेन में एक्सेप्शन है। तो सुनो पहले जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, है ना, कि ग्रे मैटर कहाँ बाहर होता है और व्हाइट मैटर कहाँ बाहर होता है। मेनली तो देखो, पूरा फोर ब्रेन हो जाएगा ना। हाँ, तो फोर ब्रेन लिख सकते हैं ना, सुनो ध्यान से। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये हो गया व्हाइट मैटर, WM लिख दिया मैंने, और बाहर की तरफ लिख दिया ग्रे मैटर। सुन लो प्यारे बच्चों पहले, ग्रे मैटर, तो ऐसा किस में होता है, तो आपको एग्जाम्पल में लिखना है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम। क्लियर रहेगा? फोर, फोर ब्रेन तो आ ही जाएगा ना, सेरिब्रम, डायंसेफ्लॉन, ये तो फोर ब्रेन का पार्ट है ना बच्चे। असली ब्रेन भी एक तरह से यही है, सेरिब्रम, डायंसेफ्लॉन, ये सब इसी में आ जाएंगे। अब डायंसेफ्लॉन में क्या होगा, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जानते हो क्या? डायंसेफ्लॉन के तीन पार्ट होते हैं ना, एपिथैलेमस, ओके, तो एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना। डायंसेफ्लॉन के तीन पार्ट, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत सुना सुना लगता है अपने को। बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी। चलिए, है ना। अच्छा, अब इसका रिवर्स ले लेते हैं भाई, तब रिवर्स तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो रिवर्स में कैसे हो जाएगा स्टोरी, मैं रेड से ले लेता हूं भाई। ग्रे मैटर अंदर, व्हाइट मैटर बाहर, व्हाइट मैटर बाहर। तो इसका ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाँ, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा मेनली है, क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो भी मेन पार्ट है वो मैंने बता दिए। तो ब्रेन में भी व्हाइट मैटर बाहर होता है, बट उसके एग्जाम्पल कम है ना, पार्ट कम है, वो मेनली तो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। पॉन्स है, पॉन्स भी होता है ऐसे ही। चलिए, इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बात करूं, कर सकता हूं। ठीक है, चलो, अब सुनो ध्यान से। हाँ, मिड ब्रेन भी आएगा, मिड ब्रेन इतना मेन नहीं रहता है, इसलिए मैंने बोला ऐसे। मिड ब्रेन भी आएगा, सही बात है आपकी इसमें, करेक्ट है बेटा ऋतु, यू आर राइट। चलो, अब अपन बात करते हैं भाई, यूनिपोलर, एपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कैसी होती हैं, है ना। तो फटाफट पहले इतना लिखते हैं, इसे हटा रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मिड ब्रेन बेटा इसमें आएगा कि ग्रे मैटर अंदर व्हाइट मैटर बाहर, ग्रे मैटर अंदर व्हाइट मैटर बाहर, मिड ब्रेन में। सॉरी। ओके, अब सुनिए ध्यान से आगे। जैसे मैं कह रहा हूं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में पहला देखते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, है ना। यूनिपोलर न्यूरॉन्स तो बहुत सिंपल है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, या यूनिपोलर से पहले लिख देते हैं एपोलर न्यूरॉन्स, है ना। पहले लिखते हैं एपोलर न्यूरॉन्स। क्लियर है। एपोलर न्यूरॉन्स या इन्हीं को क्या कहते हैं अपन, नॉन पोलर न्यूरॉन्स, नॉन पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, सबसे मेन चीज है नो डेफिनेट एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉन्स। ना तो एक्सॉन है ना डेंड्रॉन है ना। यानी सेल प्रोसेस अब्सेंट है, और अगर हैं भी तो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो ये तो जैसे ऐसे एक तरह से देखा जाए तो ऐसे है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया बस। अब इसमें ना एक तो एक्सॉन दिख रहा है आपको, ना डेंड्रॉन दिख रहा है, दोनों है ही नहीं, ना ढंग से एक्सॉन है ना ढंग से डेंड्रॉन है, कुछ भी नहीं है। तो एपोलर हो गई ना, ना कहीं से ढंग से रिसीव कर पा रही है ना कहीं ले जा रही है, बस उतनी है गोल गोल साइटोन सेल बॉडी जैसी। आई थिंक अब क्लियर हो गया क्या एपोलर। तो एपोलर न्यूरॉन्स जो फाइलम सिलेंट्रेटा याद आया, सिलेंट्रेटा फाइलम, सिलेंट्रेटा फाइलम में होती है, जिसमें मेनली कौन होता है, हाइड्रा। यस। और इसके साथ साथ आई में मैंने आपको पढ़ाई थी अमाक्राइन सेल्स, याद आया। मतलब मैंने तो नहीं पढ़ाई थी, पढ़ी होगी। तो अमाक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना ऑफ आई, अमाक्राइन सेल्स होती है ना आई में, जब अपन वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना रेटिना का, है ना, रेटिना का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आता है ना समझ में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ये भी क्लियर हो गया। अमाक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना। तो मैं इसे इरेज कर दूं। सेकेंड टाइप लिखेंगे स्यूडो यूनिपोलर। सुनो ध्यान से, स्यूडो यूनिपोलर क्या है, ये तो हो गई एपोलर। सेकेंड लिखते हैं स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, नर्व सेल जो है उससे एक स्ट्रक्चर निकलता है बाहर की तरफ, लेकिन वो आगे चल करके दो में डिवाइड हो जाता है ना। तो एक स्ट्रक्चर निकलेगा, उसे अपन क्या कहेंगे, एक्सॉन जैसा निकला। ये जैसे मान लो ये साइटोन है, तो इसमें ये एक्सॉन निकला। ये समझ में आ गया कि नर्व सेल में केवल एक एक्सॉन निकला। फिर यहां से एक स्मॉल प्रोसेस डेवलप हो गया ऐसे, मान लो ये, और ये ऐसे आगे चला गया इस तरह से। ये समझ में आया, एक तरह से बाइफरकेट हो गया। तो इसमें एक प्रोसेस काम करने लगा, कौन सा, डेंड्रॉन का।
इज इट क्लियर? तो इसे क्या बोलेंगे? यूनिपोलर तो है क्योंकि इसमें से एक एक्सॉन निकल रहा है। भाई ये जो निकल रहा है वो तो एक्सॉन हुआ, तो यूनिपोलर है। लेकिन इसमें एक दूसरा प्रोसेस निकल गया जो डेंड्रॉन जैसा काम करने लगा। थोड़ा सा समझना है, क्लियर हुआ क्या? तो जब ये प्रोसेस डेंड्रॉन जैसा काम करने लगा तो ये प्रॉपर यूनिपोलर नहीं रहा, क्योंकि डेंड्रॉन तो रिसीव करता है सिग्नल को और एक्सॉन तो सिग्नल को लेके जाता है। डेंड्रॉन तो सिग्नल को रिसीव करेगा ना, एक्सॉन तो लेके जाएगा ना। तो हम क्या बोले, इसे ढंग से यूनिपोलर है ही नहीं, तो हमने क्या बोला? स्यूडो यूनिपोलर। तो ये समझ में आया क्या स्यूडो यूनिपोलर? एग्जाम्पल, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लिखा क्या आपने? डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ, ये गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बहुत सारे जितने भी होते हैं, तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बोलो जल्दी से। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया स्यूडो यूनिपोलर। गड़बड़ नहीं करना बच्चे। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं, यूनिपोलर थर्ड टाइप का समझो। यूनिपोलर, यूनिपोलर है ना, इसमें तो कुछ नहीं है, इस सदा इजी कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई साइट ऑन है और इससे एक एक्सॉन निकल गया, एक एक्सॉन निकल गया, ये एक्सॉन, ये साइट ऑन, इसमें क्या है भैया? कुछ भी नहीं है ना जी, केवल एक एक्सॉन है इसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखो, न्यूरॉन्स ऑफ एम्ब्रियो, न्यूरॉन्स ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है ना बच्चा, उसकी न्यूरॉन्स कैसी होती हैं? यूनिपोलर। स्टार्टिंग में जब अपन बात करेंगे तो न्यूरॉन्स ऑफ एम्ब्रियो कैसी हो जाती हैं? यूनिपोलर। इज इट क्लियर? न्यूरॉन्स ऑफ एम्ब्रियो आर यूनिपोलर। पक्का? वेरी गुड, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं। यूनिपोलर के बाद बात करते हैं बाइपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स। ओके, बाइपोलर न्यूरॉन्स। हाँ पहले समझो ना, एग्जाम्पल नहीं देना है ना। हाँ अब इस ये भी इजी है कि भाई इसमें एक साइटोन निकल रहा है और एक एक्सॉन निकल रहा है। साइटोन से एक डेंड्रॉन निकल रहा है और एक एक्सॉन निकल रहा है, यानी ये एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन। एक्सॉन तो हमेशा एक ही होता है, ये हो गया साइटोन। क्लियर है ना बाइपोलर न्यूरॉन्स में? तो ऐसा किस में होगा? ज्यादातर रिसेप्टर्स में होता है बेटा। रिसेप्टर्स जो भी होते हैं ना, तो जैसे रेटिना हो गई, तो रॉड एंड कोन्स ऑफ रेटिना। सुनो प्यारे बच्चों, रॉड एंड कोन्स ऑफ रेटिना, है ना। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम लिख देते हैं। मतलब जो जो रिसेप्टर है ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए, रॉड एंड कोन्स रेटिना की विजन के लिए, ऐसा इस तरीके से अपन याद रखेंगे, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ओके प्यारे बच्चों,
ठीक है, चलिए अब लिखते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो नेक्स्ट हो जाएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ध्यान से सुनो इसमें मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में। अब बार बार कह रहा हूं मैं, साइटोन केवल एक निकलेगा। तो भाई आपको जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था अभी, एक फोटो दिखाया था ना, चलो ये फिर से वापस से वही फोटो दिखा देते हैं। दिखा आपको? तो ये जो है ये मल्टीपोलर ही तो है, इसमें कई सारे डेंड्राइट्स हैं। इज इट क्लियर? ये डेंड्राइट्स ही डेंड्राइट्स तो हैं इसमें बहुत सारे, लेकिन एक्सॉन कितना है? एक है। तो ये मल्टीपोलर ही तो बना था। क्लियर हो गया? तो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ आवर बॉडी कैसी होती है? मल्टीपोलर। तो लिख देना, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ आवर बॉडी आर मल्टीपोलर। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरा, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब क्या है? मल्टीपोलर। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ आवर बॉडी। नोट कर लो प्यारे बच्चों, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ आवर बॉडी। एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बता दिए, है ना? अच्छा, अब एक आउटलाइन दे देता हूं पहले कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये क्या होता है। तो एक मैं आउटलाइन बता देता हूं बेटा, सुनो। जैसे अगर अपन बात करें कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, तो उसको दो में डिवाइड करते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्यों रहता है मुझे नहीं मालूम। आज आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझ लो। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इसको दो में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो ध्यान रखो, टू पार्ट्स हैं इसके, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम पीएनएस। बस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, गड़बड़ नहीं करना, सीएनएस एंड पीएनएस। गॉट इट? सीएनएस एंड पीएनएस, करेक्ट। अब देखो इसमें जो सीएनएस है वो क्या है? इसमें तो आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट मत समझना। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये तो मेन होंगे, जो कि मेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल का काम करते हैं। सीएनएस क्या करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कंट्रोल, ये सब जो मेन फंक्शन है वो यही करेगा। तो व्हाट इज पीएनएस? पीएनएस में दो चीजें हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से आगे हमें सिग्नल ले जाना है या हमें ब्रेन में सिग्नल लाना है, तो क्रेनियल नर्व्स लाएंगी, प्लस स्पाइनल कॉर्ड से ही काम करना है तो स्पाइनल नर्व्स करेंगी। तो इसे पेरिफेरल क्यों कहा गया? अरे भाई कोई चीज मान लो, जैसे आपका ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, तो यहां से पूरी बॉडी में सिग्नल लेके जाना है या वापस सिग्नल लाना है, कहीं से भी ब्रेन में सिग्नल ले जाना है किसी ऑर्गन में या लाना है, कुछ भी ऐसे करना है, सिग्नल लाना है या सिग्नल ले जाना है, स्पाइनल कॉर्ड से भी ऐसे ही ले जाना है या फिर हमें सिग्नल लाना है, ये सब। तो ये सब पेरिफेरी में हो गई ना, कि सेंटर में अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से क्रेनियल नर्व्स सिग्नल ले जाती है ब्रेन से और ब्रेन में लाती भी हैं अलग अलग टाइप की। ऐसे ही स्पाइनल नर्व्स के लिए स्टोरी हो गई। तो ये पेरिफेरी में हो गया ना, तो पेरिफेरी मतलब क्या हुआ बच्चे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बताओ इसमें कोई डाउट हो तो।
पेरीफेरी में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हो गया क्या, या इसमें भी अभी कोई डाउट है? पक्का कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को थोड़ा समझो ध्यान से। अगर ये इतना समझ में आ गया एससीएनएस पीएनएस, तो आगे बहुत कंफ्यूजिंग है कि ऑटोनॉमिक हमें नहीं समझ में आता, हमें सोमैटिक नहीं समझ में आता, हमें सेंसरी मोटर नहीं समझ में आता। इसलिए पीएनएस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, सो लिसन मी केयरफुली। ठीक है। पीएनएस को दो में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक में और ऑटोनॉमिक में। किस में डिवाइड करते हैं बेटा? सोमैटिक में और ऑटोनॉमिक में। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आपके सामने लिख रहा हूं पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। पहले पूरा लिखना है, आधा अधूरा नहीं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। कई लोग इसे एस एन एस कहते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज एस एन एस। फिर पीएनएस जो है उसका दूसरा टाइप होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैं बता रहा हूं कि ये मैक्सिमम कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और ये नहीं आता तो फिर हमें चैप्टर भी नहीं समझ में आता कि पढ़ क्या रहे हैं अपन। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं एएनएस। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है भाई? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता क्या है? सुनो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉल्यूंटरी इंपल्सेस होती हैं उनको लेके जाता है। तो ये कैसा है? इनवॉल्यूंटरी। पहली बात तो ये समझो, इनवॉल्यूंटरी। सोमैटिक के लिए क्या कहेंगे? सॉरी, वॉल्यूंटरी, इन लगा दिया मैंने गलती से। तो ये सिग्नल कैसा लेके जाता है? वॉल्यूंटरी। ठीक है। तो वॉल्यूंटरी सिग्नल लेके जाएगा, यानी वॉल्यूंटरी कहां पर? सोमैटिक की बात करेंगे तो वॉल्यूंटरी सिग्नल लेके जाएगा बच्चे, तो ये सीएनएस से स्केलेटल मसल्स को। सुनो पहले, लिखो, रिलीज इम्पल्सेस फ्रॉम, रिलीज इम्पल्सेस फ्रॉम CNS to skeletal muscles, CNS to skeletal muscles, है ना, लेके जाएगा। अच्छा, लेके जाएगा तो ये मोटर है या सेंसरी है? रिले करके जा रहा है, रिले करना मतलब कहीं से कहीं को ले जाना। तो ये सीएनएस से ले जा रहा है, तो ये भी मोटर हुआ ना? बहुत बढ़िया। सेंसरी नहीं है ना बच्चे, सेंसरी जब हम रिसीव करते हैं। यहाँ तो इसने क्या किया है? ले गया है, रिले करा है, तो मोटर हुआ ये। अब सुनो ध्यान से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉल्यूंटरी होता है। कैसा है? इनवॉल्यूंटरी। डोंट गेट कंफ्यूज एट ऑल, इनवॉल्यूंटरी है ना? अब ये इनवॉल्यूंटरी, इसका मतलब ये सिग्नल कहां लेके जाएगा? इट ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स। तो लिखो, ट्रांसमिट इंपल्सेस। देखो, पीएनएस किसी ने आंसर दे दिया, इसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर नहीं था, है ना? लिखो, ट्रांसमिट इंपल्सेस, transmit impulses from CNS to involuntary organs, involuntary organs and smooth muscles। स्मूथ मसल्स तो इनवॉलेंट्री होती है ना?
स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, कॉमा कार्डियक मसल्स। मेरे पास स्पेस नहीं है, नोट कर लो आप। स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, मैं ऐसे लिख देता हूं, कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स, जहां पर भी इस टाइप का सिग्नल लेके जाना है, जहां पर भी इनवॉल्यूंटरी सिग्नल लेके जाना है। तो ये भी कैसा हुआ, ये भी तो मोटर हुआ ना बच्चे, क्योंकि ये भी सिग्नल लेके जा रहा है। तो सुनो ध्यान से, पहले पीएनएस में वो सारी नर्व्स जो मोटर हैं, मैं क्या कह रहा हूं, पीएनएस में वो सारी नर्व्स जो मोटर हैं, उनमें से कुछ सोमैटिक होती हैं, कुछ ऑटोनॉमिक होती हैं। जो वॉलेंट्री यानी स्केलेटल मसल्स को सिग्नल देते हैं, उनको हम कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ये भी पीएनएस का पार्ट है। और जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को सिग्नल देती हैं, मसल्स को सिग्नल देती हैं, वो भी पीएनएस का पार्ट है, लेकिन हम उसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब पीएनएस के दो पार्ट समझ में आए क्या आपको? ठीक है, तो ये दोनों मोटर है, सोमैटिक भी मोटर है और ऑटोनॉमिक भी मोटर है। तो ये जो मोटर होते हैं ना, ये आफ्रेंट होते हैं या इफरेंट होते हैं? एफरेंट होते हैं या इफरेंट होते हैं? ई डबल एफ ई। यस बेटा, तो लिख देना, लिखो, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक बोथ आर इफरेंट, दैट इज मोटर नर्व फाइबर्स। सोमैटिक एंड ऑटो, प्यारे बच्चों लिखो जल्दी से, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक both nervous system are motor nerve fibers, that is efferent divisions. Motor nerve fibers, that is efferent divisions. Motor nerve fibers, that is efferent divisions. गलती होनी नहीं चाहिए अब। Motor nerve fibers, that is efferent divisions, है ना? बाकी जो सेंसरी है वो सेंसरी है, वो भी पीएनएस का पार्ट है, लेकिन जो सेंसरी होता है ना, वो ऑटोनॉमिक होता है ना सोमेटिक होता है। तो लिखो, बहुत अच्छी बात लिखो, sensory, that is afferent nerve fiber, sensory, that is afferent nerve fibers, conducts impulses from receptor to CNS, conducts signals from या impulses from receptors to CNS, receptors to CNS। तो सेंसरी तो सिंपल सी बात हो गई, अलग से लिख लिया। अब जो ऑटोनॉमिक है उसके दो टाइप हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो मैं अब ये बताऊं आपको ऑटोनॉमिक के दो टाइप, है ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्या क्लियर हुआ पहले जो अभी तक आपने पढ़ा? तो मैं ऑटोनॉमिक के पार्ट बताऊं फिर, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। वेरी गुड, है ना? है ना? तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, इसके दो पार्ट बता देता हूं मैं। पहला है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ध्यान देना, पीएसएनएस लिखते हैं पैरासिम्पैथेटिक को। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पीएनएस, अरे पीएनएस तो अलग ही चीज है, वो तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जब आपको पैरासिम्पैथेटिक लिखना है तो पीएसएनएस लिखोगे ना। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये काम करता है, मोबिलाइजेस बॉडी, मोबिलाइज करना मतलब
आदेश देना एक तरह से, एक डायरेक्शन की तरफ कि ये काम आपको करना है। तो मोबिलाइजेस बॉडी सिस्टम्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। मैं आपको इमरजेंसी डिफाइन करता हूं। जैसे मान लो आप स्नेक देख लो, तो ये इमरजेंसी है कि नहीं है बॉडी के लिए? इमरजेंसी सिचुएशंस, आपके पास बिल्कुल पास कहीं एकदम से स्नेक दिख जाए तो बॉडी के लिए इमरजेंसी सिचुएशन है या नहीं है? है ना? तो तुरंत एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। अब समझ में आया क्या? तो जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती है उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? प्रमोट्स नॉन इमरजेंसी फंक्शंस। इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, नॉन इमरजेंसी फंक्शंस। ठीक है, नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं, कामनेस के समय, शांति के समय जो ऑपरेट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उनको प्रमोट करता है, नॉन इमरजेंसी फंक्शंस। है ना, नॉर्मल है, मतलब इमरजेंसी नहीं है कुछ भी। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? तो इमरजेंसी में कौन काम करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और नॉन इमरजेंसी जब एनर्जी कंजर्वेशन करना होगा तो कौन काम करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये काम करेगा। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया बेटा। तो अब नर्व इम्पल्स कंडक्शन फिर कल की क्लास में हो पाएगा, अब तो 2 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नर्व इम्पल्स कंडक्शन पढ़ेंगे, है ना? चलिए, तो फिर मैं एंड कर दूं क्या मीटिंग को? ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। बाय बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।